हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से बहुत ही फास्ट ट्रैक में, चूँकि एग्ज़ाम बस सामने है और एक दिन बचा हुआ है, तो हम लोग बहुत फास्ट ट्रैक में रिवीजन करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि इनकम टैक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसका रिवीजन करने की ज़रूरत है। इनकम टैक्स बहुत लोगों को दिक्कत करता है, तो फास्ट ट्रैक में हम लोग इनकम टैक्स का रिवीजन करते हैं। मैक्सिमम का आंसर यहाँ किया हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और सिर्फ याद करवाते जाएंगे कि क्या इनकम टैक्स के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। इनकम टैक्स के बाद एक और वीडियो जाएगा जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा प्रैक्टिस करवाया जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आपको याद करवाए जाएंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद अगर समय बच पाया तो हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक एमसीक्यू क्वेश्चन फिर बना के लेकर आएंगे और 3 वीडियो आज से लेकर कल तक आपके पास ये अवेलेबल हो जाएगा। और हम लोग कोशिश करने वाले हैं कि तीनों वीडियो फास्ट ट्रैक रिवीजन रहेगा, ताकि अंतिम समय में एक बार अगर इस वीडियो को देख लिया जाए पूरा अंत शुरू से अंत तक, तो पूरा का पूरा ओवरव्यू और कंक्लूजन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, जिससे आपको एग्जाम देते समय बहुत हेल्प होने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है रिपीट कर जाए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये देखने को मिल रहा है कि 11-12 के भी कुछ क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के भी कुछ क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन डालने के कारण हो सकता है कि यहाँ भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमारे लिए चांसेस बन सकता है। तो कोई चांस छोड़ना नहीं है, एक भी स्टेप मतलब ऑप्शन छोड़ना नहीं है। अगर कोई ऑप्शन मिल रहा है तो उसको पकड़ लेना है। तो चलिए हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं बहुत जल्दी से। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। पहला बोलता है इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। दूसरा बोलता है इनकम टैक्स किस व्यक्ति पर लगाया जाता है? तो वो बोलता है कि उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जिसकी आय प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में कर मुक्त सीमा से अधिक होती है। आयकर की दरें एक व्यक्ति करदाता के लिए आय के विभिन्न खंडों के लिए ली जाती है, तो इंक्रीजिंग रेट में लिया जाता है। इनकम टैक्स जब भी चार्ज किया जाता है तो इंक्रीजिंग रेट में चार्ज किया जाता है। उसके आगे भारत में सबसे पहले इनकम टैक्स सर जेम्स विल्सन ने लाया था। सर्वप्रथम भारत में जो है सर्वप्रथम आयकर अधिनियम कब बना था? तो 1961 में बना था। आयकर अधिनियम की राशि या आयकर की राशि पर जो एजुकेशन सेस लगता है, वो देखिए पुराना डेटा हमारे पास है, ये 4% लगता है। ठीक है, अभी के समय में ये 4% है। ये आंसर चेंज कर लीजिएगा, 4% है इसका। पुरुष करदाता जो 60 साल से कम उम्र की आय की दशा में कौन सी राशि आयकर की सीमा के अंतर्गत कर मुक्त होगी? तो ये 2.5 लाख रुपये। ठीक है, पुराने स्लैब के हिसाब से, ये पुराना स्लैब है ना। 68 वर्षीय महिला है वो 3 लाख रुपया होगा, क्योंकि 68 वर्षीय महिला हो या पुरुष हो, ये सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं तो 3 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा। बोलता है कि व्यक्ति करदाता की दशा में 10% की दर से अधिभार तभी लगाया जाता है जब उसका इनकम यहाँ 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर 50 लाख से ज़्यादा इनकम कमाने लगेगा तो उसको एक सरप्लस के ऊपर, मतलब उसको 50 लाख से अगर ज़्यादा कमाता है तो सरचार्ज देना पड़ता है। तो सरचार्ज तब लगेगा जब 50 लाख से ज़्यादा कमाता है, तब उसको 10% सरचार्ज देना होगा। राखी जिसकी गत वर्ष 21-22 में कुल आय 60 लाख रुपए है, उस पर सरचार्ज कितना लगेगा? 10%। अभी तो बताएं। आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होगा, अति वरिष्ठ मतलब होता है सुपर सीनियर सिटीजन। तो सुपर सीनियर सिटीजन वह व्यक्ति होगा जो 80 प्लस होगा, 80 से ऊपर। तो 80 साल से ऊपर वाले लोग को सुपर सीनियर सिटीजन के नाम से जाना जाता है। आयकर की दरें निर्धारित की जाती है तो वित्त अधिनियम के द्वारा निर्धारित की जाती है। इनकम टैक्स का रेट जो है फाइनेंस एक्ट के थ्रू डिटरमाइन होता है। नई कर व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली कर मुक्त सीमा क्या है? तो 2.5 लाख रुपये। नई कर व्यवस्था में सब एक जैसा है, इसलिए नई कर व्यवस्था पुराने वाले जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए पुराने टैक्स पेयर बहुत मुश्किल से नए कर व्यवस्था में शिफ्ट हो पाएँ, वो अभी भी पुराने वाले ही कर सिस्टम में शिफ्ट है। नई कर व्यवस्था के आधार पर आयकर की कितनी दरें निर्धारित की गई? तो 7 दरें। असेसमेंट ईयर कब से होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। बोलता है कि गत वर्ष सदैव समाप्त होता है, प्रीवियस ईयर हमेशा 31 मार्च को खत्म होगा, तब ना असेसमेंट ईयर होता है। कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले वाले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं। सकल कुल आय और कुल आय में क्या अंतर है? एक ही अंतर है, डिडक्शन 80C से 80U तक का। अच्छा, यहाँ पूछ रहा है दोनों में अंतर है। अंतर क्या चीज़ का है? तो डिडक्शन याद रखिएगा, डिडक्शन 80C से 80U तक, और कोई अंतर नहीं है। यानी ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम एक ही इनकम अंतर है, वो है डिडक्शन 80C से 80U तक का। ग्रॉस टोटल इनकम निकलने के बाद डिडक्शन लेस कर देंगे तो नेट टोटल टैक्सेबल इनकम निकल जाएगा। एक व्यक्ति जो 23/12/2021 को अस्थायी रूप से भारत छोड़ के जा रहा है, भारत छोड़ के चल जा रहा है, तो भैया भारत छोड़ के अगर आज जा रहे हैं तो इससे पहले वाला ना प्रीवियस ईयर मान लेंगे। तो इससे पहले वाला कौन है? 2021 इसका प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और 2021 वाला ही प्रीवियस ईयर मान के टैक्स लग जाएगा। आय शब्द में निम्न प्रकार की प्राप्तियां शामिल है, तो वैधानिक प्राप्ति हो, अवैधानिक प्राप्ति हो, दोनों हो। तो याद रखिएगा इनकम टैक्स में जो इनकम वर्ड है उसमें लीगल इलीगल दोनों इनकम शामिल होता है। चाहे आप इनकम लीगल तरीके से कमाइए, चाहे आप इनकम इलीगल तरीके से कमाइए, दोनों तरह की इनकम इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। आयकर का भुगतान निम्नलिखित वर्ष में से किया जाता है, कर निर्धारण वर्ष में किया जाता है।
कर निर्धारण वर्ष में किया जाता है, लेकिन प्रीवियस ईयर का किया जाता है, नहीं टैक्स प्रीवियस ईयर का होता है, बट हम उसको पे करते हैं असेसमेंट ईयर में। अन्य व्यक्तियों की आय पर कर चुकाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को क्या बोलते हैं? दूसरे व्यक्ति का कमाए हुए इनकम पर अगर हमको टैक्स चुकाना पड़े तो हम उसको बोलते हैं डीम्ड एसईसी। क्या बोलते हैं? डीम्ड एसईसी। बोलता है कृषि आय को कृषि आय होने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि जिस पर कृषि का काम हो रहा है वो भूमि उसका अपना होना चाहिए। चाय के उत्पादन में देखा जाए तो चाय के उत्पादन और विक्रय में सम्मिलित निम्नलिखित प्रतिशत कृषि आय माना जाएगा। देखिए गलत है, 60% होगा। इसका सही जवाब 60% होना चाहिए। गलत दिया हुआ 90%, तो 60% है ना। 60% इनकम को हम एग्रीकल्चर मानेंगे। कृषि आय आय के निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत जोड़ी जाती है। एग्रीकल्चर इनकम किसके अंदर जोड़ा जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होता है, इसलिए किसी भी शीर्षक के अंदर नहीं जोड़ा जाता है। कृषि भूमि से प्राप्त किराए को कृषि आय बोलते हैं। कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त धनराशि कृषि आय नहीं होती। अगर हम खेती की ज़मीन बेच देते हैं और वहाँ से कुछ होता तो कैपिटल गेन का मामला आ जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हैं इसलिए कैपिटल गेन में भी नहीं जाएगा। तो कैपिटल गेन भी हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हैं। कृषि भवन से प्राप्त आय को कृषि आय तभी मानेंगे जब कुछ शर्तें पूरी होगी, तभी कि एग्रीकल्चर बिल्डिंग से अगर कोई पैसा मिल रहा है तो उसको एग्रीकल्चर इनकम तभी मानेंगे जब हम लोगों का कुछ कंडीशन फुलफिल होगा। बोलता है महिला करदाता के लिए 8,000 की कृषि आय को कुल आय में सम्मिलित तभी किया जाएगा जबकि उसकी गत वर्ष में कर योग्य आय निम्नलिखित में से अधिक होगी। तो कोई भी बोलता है कि एग्रीकल्चर इनकम 8,000 है तो 2,25,000 से अधिक होगा, नहीं 2 लाख से अधिक होगा तभी वो माना जाएगा। मिस्टर एक्स की कर योग्य आय 2.5 लाख रुपया, उसकी कृषि आय को इस आय में कर लगाने की दशा में तभी सम्मिलित करेंगे जब कृषि आय की राशि कम से कम उसका कोई लिमिट तय है। कृषि आय पूर्ण रूप से कर मुक्त होगी क्योंकि भारत में अगर भूमि है और भूमि पर किसी का काम हो रहा है तो वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। कृषि आय का आंशिक एकीकरण निम्नलिखित पर कर की गणना के लिए किया जाता है। गैर कृषि आय पर इसका एकीकरण किया जाता है। कृषि आय में सम्मिलित होता है, बोलता है फूल उगाने, कृषि कार्य से आय, पुष्प उगाने से आय, सब इसके अंदर शामिल होता है। कृषि भूमि पर कृषि कार्य का किराया तीनों आता है, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। डी में देखिए ऑल ऑफ दीज, यानी ये आंसर आना चाहिए डी इसका, ऑल ऑफ दीज। 34 बोलता आयकर अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी आय कृषि आय होती? पशुपालन से आय नहीं, कृषि भूमि से प्राप्त किराया कृषि आय होती है, ये सब कृषि आय नहीं है, तो ये ठीक है। 35 कृषि आय को गैर कृषि आय में कर लगाने के उद्देश्य से सम्मिलित करने की योजना निम्नलिखित में करदाताओं पर लागू नहीं होती, तो कंपनी पर ये सब लागू नहीं होता। एक साझेदारी फर्म की दशा में कृषि आय को गैर कृषि आय में कर लगाने के उद्देश्य से सम्मिलित तभी किया जा सकता है जबकि निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हो। तो ये शर्त दिया हुआ है कि साझेदारी फर्म की आय 2 लाख से अधिक हो, साझेदारी फर्म की कृषि आय 5,000 से अधिक हो, साझेदारी फर्म एक पंजीकृत हो और इनमें से कोई नहीं तो इनमें से कोई नहीं, यानी कृषि आय लगाने के लिए पार्टनरशिप में कोई शर्त नहीं है। बोलता है कृषि क्रियाओं को निम्नलिखित भागों में बांटा गया, तो कृषि क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। चाय के उत्पादन में फिर ये देखिए यहाँ लिखा है कि कितना जो है 60% एग्रीकल्चर था और 40% जो है उसका बिजनेस इनकम था, तो 60% एग्रीकल्चर और 40% बिजनेस इनकम। एक करदाता की कर मुक्त आय शामिल होगी, कर मुक्त आय किस में शामिल होगी? टैक्स एग्जाम्पशन इनकम किसी हेड में शामिल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो एग्जाम्प्टेड इनकम है जिस पर टैक्स ही नहीं लगेगा किसी हेड में शामिल नहीं होगा, कोई भी शीर्षक में शामिल होगा। आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में आयकर के कर मुक्त आयों के बारे में वर्णन किया गया? तो सेक्शन 10। सब जानते हैं जितना डिडक्शन है सब सेक्शन 10 का है। साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग क्या होगा? साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। खोए हुए कुत्ते को ढूंढने पर अगर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है तो मिस्टर स ने उसे खोज लिया और इनाम की राशि प्राप्त की, तो ऐसी प्राप्ति को फुली टैक्सेबल मानेंगे क्योंकि इनाम का पैसा पूरा टैक्सेबल होता है। संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता फ्री होता है। कोई भी भत्ता, कोई भी अलाउंसेस, कोई भी परक्विजिट संसद सदस्य या विधानसभा के सदस्य जिसको MP या MLA बोलते हैं सब एग्जेम्प्ट होता है। सिर्फ सैलरी में टैक्स लगता है, वो भी अदर सोर्सेज में जाके लगेगा, सैलरी हेड में टैक्स नहीं लगेगा। एक शिक्षण संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है कि आय किस धारा के अंदर कर मुक्त होती? सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C में कर मुक्त होगी। निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त होगी? कलकत्ता में कृषि आय, कलकत्ता भारत में है, तो भारत में अगर भूमि है और वहाँ से कोई कृषि आय मिल रहा है तो एग्जेम्प्टेड होता है। करदाता के डाकघर एकल बचत खाते पर ब्याज की रकम 3500 रुपये, सब लोग जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस सिंगल सेविंग अकाउंट में 3500 रुपये का ब्याज एक व्यक्ति का, 2 व्यक्ति का 7,000, तो वहाँ सिंगल पूछ रहा था इसलिए 3500 तक एग्जेम्प्ट है, ज्वाइंट अकाउंट रहेगा तो 7,000 तक एग्जेम्प्ट है। एक व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है भारत में भी और भारत के बाहर भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है, निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है लेकिन नागरिकता नहीं बदलता, नागरिकता एक जगह रहता है। एक व्यक्ति जो किसी गत वर्ष में निवासी है अगले गत वर्ष में क्या होगा? निवासी भी हो सकता है, निवासी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो साधारण निवासी भी हो सकता है, निवासी भी हो सकता है, अनिवासी भी हो सकता है। तो बोलता है इनमें से कुछ भी हो सकता है क्योंकि बदलता रहता है।
एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, उसे निवासी होने के लिए भारत में कम से कम कितने दिन रहने होंगे? 182 दिन। अगर प्रीवियस ईयर में भारत में रहेगा तो निवासी कहलाएगा। एक भारतीय नागरिक को जो गत वर्ष में भारत आया है, भारत का निवासी बनने के लिए भारत में गत वर्ष में कितने दिन रहना अनिवार्य होगा? तो याद रखिएगा, अगर भारत आया है तो 182 दिन रहना अनिवार्य होगा। एक व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण होने का आधार क्या है? तो भारत में उसकी निवासीय स्थिति, इसके आधार पर उसका टोटल इनकम निकलेगा। मिस्टर पी का भारत में 18 अप्रैल को जन्म हुआ, बाद में उसने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली। उसके न तो माता पिता और न ही दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है। इस स्थिति में वो क्या है? तो चूँकि वो बाहर ही चला गया तो यहाँ का कोई है ही नहीं, तो विदेशी व्यक्ति भारत के लिए होगा। भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी जाने वाली आय किस श्रेणी के करदाता के लिए कर योग्य होगी? तो सारे श्रेणी, चाहे कंपनी हो, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, सबके लिए टैक्सेबल होगा। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे 3 श्रेणी होता है। यहाँ पे 3 श्रेणी आप लिख सकते हैं, लेकिन बहुत बार 4 श्रेणी इसलिए बांट दिया गया है। 4 यहाँ पे ऑप्शन इसलिए डाल दिया गया है क्योंकि इंडिविजुअल बांटा गया, कंपनी बांटा गया, पार्टनरशिप बांटा गया और HUF बांटा गया। लेकिन उसको आप ना लेके आप 3 श्रेणी में बांटेंगे। 3 श्रेणी रहता है। पहला रहता है रेसिडेंट, नॉट रेसिडेंट, और जो है एक है निवासी, एक है अनिवासी, एक है निवासी और एक है अनिवासी, एक है गैर निवासी। 3 तरह से हम लोग अभी तो पढ़ रहे थे यहाँ ऊपर में, तो 3 तरह से हम लोग बांट सकते हैं। अब बोलता है हाँ, इसको बोल सकते हैं निवासी, असाधारण निवासी, इसको साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी, 3 कैटेगरी में इसको आप बांट सकते हैं। तो 3 यहाँ सही रहेगा। एक सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है, विदेश में सेवा करते समय भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन टैक्सेबल होगा। लेकिन कुछ भी अगर विदेश में इसको सुविधाएं मिली, चाहे परक्विजिट हो, चाहे अलावेंसेस हो, फ्री होगा। यानी अगर एक व्यक्ति भारत सरकार के यहाँ नौकरी करता है और वो विदेश में जाके सेवा देता है, जैसे भारत का कोई IAS ऑफिसर है, उसको विदेश भेज दिया गया, फॉरेन सर्विसेज IFS है, तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाके अगर जापान में वो मेहनत कर रहा है, जापान में काम कर रहा है, तो वहाँ जो सैलरी मिल रहा है वो टैक्सेबल इंडिया में है। बट जो वहाँ परक्विजिट मिल रहा है, जो वहाँ अलाउंसेस मिल रहा है, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। यानी विदेश में प्राप्त भत्ता एग्जेम्प्ट होता है। वेतन शीर्षक में निम्नलिखित में से किस करदाता की आय कर योग्य होगी? तो वेतन भोगी। वेतन शीर्षक में तो सैलरी वाला पर्सन आएगा। वेतन शीर्षक में बिजनेसमैन, वकील, ये सब का नहीं लगेगा। वेतन शीर्षक में आयकर योग्य होने के लिए आवश्यक क्या है कि रिलेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में। कर्मचारी और मालिक का संबंध होगा, तभी उसका इनकम सैलरी शीर्षक में जाके टैक्सेबल होगा। कर्मचारी को प्राप्त कर मुक्त वेतन का आशय क्या होता है? कर मुक्त वेतन का मतलब होता है कि जो उसका टैक्स होता है उसका एम्प्लॉयर भर देता है, मालिक भर देता है। कर का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है, उसको बोलते हैं टैक्स फ्री। टैक्स फ्री सैलरी मतलब ये नहीं टैक्स नहीं लगेगा। अरे भैया, आपका मालिक ना आपको टैक्स फ्री सैलरी दे रहा है, सरकार तो टैक्स लेगी। टैक्स फ्री सैलरी का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉई है उसके सैलरी के ऊपर जो टैक्स बनता है वो मालिक पे कर देता है। नियोक्ता द्वारा वेतन में से की गई कटौती क्या बोलेंगे? तो बोलता है शुद्ध वेतन में जोड़ी जाएगी। अगर कोई भी अमाउंट सैलरी में से एम्प्लॉयर के द्वारा काट लिया गया है तो उसको जब हम टोटल सैलरी निकालेंगे तो जोड़ देंगे। मृत कर्मचारी की विधवा को प्राप्त वेतन कर योग्य होगा? अदर सोर्सेज में कर योग्य होगा, क्योंकि जो व्यक्ति कर्मचारी था मर गया, तो कर्मचारी मर गया तो उसकी विधवा को अगर कोई वेतन दे रहे हैं तो विधवा तो कर्मचारी है नहीं, तो ऐसे ही बैठा बैठा घर में उसको दे रहे हैं। तो बैठे बैठे घर में अगर वो सैलरी ले रही है तो वो तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ जो उसको पैसा उसकी विधवा को अगर कंपनी देती है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। कर्मचारी का बकाया वेतन क्या कहलाता है? कर योग्य होता है। जो भी बकाया वेतन है उस पर टैक्स लगेगा। एक कर्मचारी को प्राप्त शिक्षा भत्ता कर मुक्त होता है 2 बच्चे के लिए। जहाँ 2 से ज़्यादा बच्चे हुए फिर टैक्स लगेगा, और वो भी 100 रुपये पर चाइल्ड। एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को मोटर कार के साथ दिया गया ड्राइवर का वेतन निम्न दर से उसके वेतन में जोड़ा जाएगा। तो 900 रुपया है ही नहीं 900 ऑप्शन में। 900 ऑप्शन में रहता है तो याद रखिएगा 900 रुपया जोड़ा जाता है ड्राइवर का पैसा। निजी संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को प्राप्त मनोरंजन भत्ते के संबंध में कटौती नहीं मिलेगी, प्रदान नहीं की जाएगी कभी भी। प्राइवेट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, जबकि सरकारी कर्मचारी होगा तो 5000 रुपये तक मैक्सिमम, और उसका जो कंडीशंस है उसके आधार पर मिलेगा। एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ता देखिए आ गया, अधिकतम कटौती 5000 तक है, यानी 1/5 ऑफ सैलरी और 5000 विच एवर इज मोर। नो, विच एवर इज लेस हम लोग बात करते हैं, विच एवर इज लेस नॉट मोर। आवागमन भत्ता जो करदाता कर्मचारी को आवास से कार्यस्थल और कार्यस्थल से आवास आने जाने, मतलब जहाँ कर्मचारी रहता है वहाँ से फैक्ट्री आने और फैक्ट्री से घर जाने तक का जो पैसा मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस, या उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितने रुपए तक एग्जेम्प्ट होगा? 1600 पर मंथ, 6000 पर मंथ, 800 रुपये पर मंथ, या इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये विकलांग कर्मचारी तो नहीं ना है,
अगर विकलांग नहीं तो 1600 रुपये पर मंथ सही है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1600 रुपये पर मंथ। अगर विकलांग होता, फिजिकली हैंडीकैप होता तो 3200 रुपये तक, याद रखिएगा 3200 तक एग्जेम्प्ट होता है। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, वहाँ 1600 होगा। मनोरंजन भत्ते के लिए छूट का अधिकार निम्नलिखित कर्मचारी से संबंधित है, तो सरकारी कर्मचारी को छूट का अधिकार मिलता है, अभी तो पढ़ चुके। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को टाइटन घड़ी क्रय करने के लिए 5200 रुपये नगद उपहार दिया गया। इस स्थिति में कितनी रकम कर योग होगी? तो 5200 कर योग होगी। मालिक अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देगा पैसा भैया तो जोड़ देंगे उसके सैलरी में। मिस्टर पी को दूरस्थ स्थान पर कार्य करने के समय नियोक्ता द्वारा निःशुल्क भोजन दिया गया, जिसका मूल्य 5000 था। इसका मूल्य बताइए, कहीं दूसरे जगह काम करा रहा है, आउटसाइड ऑफ द प्लेस, वहाँ पे 5000 का खाना दिए हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की विधवा को दी गई पेंशन वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि विधवा के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ है। जो नियोक्ता है उसका मालिक कर्मचारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कर्मचारी तो मर गया, तो ये चल बसात इसकी पत्नी के साथ इसका कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के तौर पर, इसलिए ये सैलरी हेड में टैक्स नहीं लगेगा। बोलता अवकाश ग्रहण पर कर्मचारी को अप्रमाणिक भविष्य निधि से प्राप्त राशि जो होगी वो क्या होगा? तो बोलता है कि वहाँ नियोक्ता का अंशदान और उस पर ब्याज वो टैक्सेबल हो जाएगा। जो मालिक लग दिया होगा और उस पर जो ब्याज मिला होगा टैक्सेबल हो जाएगा। कर्मचारी का अंशदान और कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज ये दोनों फ्री होगा। सरकारी कर्मचारी की दशा में अर्जित अवकाश वेतन का अधिकतम जो है अर्न लीव सैलरी का मैक्सिमम अमाउंट कितना है? तो अर्न लीव सैलरी का मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे देखिए गलत कर दिया है, यहाँ पे 5 लाख होना चाहिए। अर्न लीव सैलरी लीव इनकैशमेंट का मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख होता है, बट वो हटा दिया गया। अर्जित छुट्टियों के नकदीकरण की राशि जो एक गैर सरकारी कर्मचारी को प्राप्त होगी निम्न सीमा तक कर मुक्त होगी। यहाँ मैक्सिमम पूछ रहा था क्या? अच्छा मैक्सिमम पूछ रहा था, इसलिए नन ऑफ दीज है। यहाँ पे मिनिमम बोल रहा है कम से कम 3 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 है ना, रूल 2 के अंतर्गत एक कर्मचारी को जिस पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है, कर मुक्त ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा कितनी होगी? 20 लाख रुपये, तो जानते हैं सब लोग। यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होता है तो उसे प्राप्त पेंशन एकमुश्त पेंशन कितनी कर योग होगी? तो 1/2 कर योग होगी। और ग्रेच्युटी प्राप्त होता है तो 1/3 होगा। किसी श्रमिक द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि किस सीमा तक कर मुक्त होगी? तो 5 लाख तक। मकान संपत्ति से आशय शीर्षक के अंतर्गत उसी मकान की आय कर योग होगी जिस पर करदाता का अपना स्वामित्व होगा। आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय क्या है? मकान का आशय रहने वाले घर, कार्यालय के लिए इस्तेमाल हेतु भवन, गोदाम और भंडारण और मकान में उपयुक्त में सभी सम्मिलित है, तो सभी सम्मिलित है। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर आधार होता है वार्षिक मूल्य, यानी टैक्स किसके आधार पर लगता है? हाउस प्रॉपर्टी में, तो एनुअल वैल्यू के आधार पर। नगर पालिका करों को घटाया जाता है, बोलता यदि उनका भुगतान किया गया है तो, भुगतान नहीं किया गया तो नहीं घटाएंगे। देखिए यदि उनका भुगतान और भुगतान भी किया गया तो किसके जरिए? मालिक के द्वारा। रेंटर अगर भुगतान कर दे आपका म्यूनसिपल टैक्स तो घटेगा नहीं। म्यूनसिपल टैक्स तभी घटाएंगे जब मालिक म्यूनसिपल टैक्स पे करेगा। ऐसा हो सकता है कि मालिक पेमेंट रेंटर कर दिया लेकिन मालिक बोला ठीक है रेंट में उसको काट लेना, तो कंपनसेट तो रेंट मालिक है ना कर रहा है, तो मालिक कंपनसेट करे, पैसा उसका मालिक का जाए और पेमेंट रेंटर करे या कोई करे कोई दिक्कत नहीं, तब छूट मिल जाएगा। मकान बोलता है मकान के शुद्ध वार्षिक मूल्य में से कटौतियाँ आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत घटाई जाती है, तो सेक्शन 24 के अंदर घटाई जाती है। मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना करते समय कितनी प्रमाणित कटौतियाँ होती है? तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आप ही जानते हैं, 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू। स्वयं रहने वाले मकान के निर्माण हेतु 31/3/1999 को लिया गया ऋण पर ब्याज की कटौती की अधिकतम सीमा 30,000 है। खुद रहने वाले मकान पर 30,000 है। प्राप्त किराए की रकम को निम्न में से घटाया जाएगा, तो प्राप्त जो हमको किराया मिलता है उसको कहाँ घटाएंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में घटाया जाएगा। न वसूल हुए किराए की रकम भविष्य में प्राप्त होने पर कर योग होगी, याद रखिएगा। अगर कोई अनरियलाइज रेंट का फ़ायदा पहले ले लिए, डिडक्शन ले लिया, बाद में वो अनरियलाइज रेंट आपको रियलाइज हो गया, वसूल हो गया, तो ऐसे केस में आप उसको उसके ऊपर 30% आपको लगेगा टैक्स। करदाता के 2 से अधिक मकान होने पर स्वयं रहने के 2 मकान को चुनने का विकल्प जो है वो करदाता के पास होता है, यानी वर्कर के पास होता है। वही व्यक्ति खुद चुने कि क्यों किसमें छूट मिलेगा। अगर एक व्यक्ति के पास रहने का 1 से ज़्यादा घर है तो उसे एक घर पर छूट मिलेगा, दूसरे घर पर टैक्स देना पड़ेगा। तो चुनने का अधिकार उसी करदाता के पास है कि किस पर छूट लेना है और किस पर टैक्स देना है। तो जो होशियार व्यक्ति होता है उस घर को चुनता है छूट के मामले में जिसका म्यूनसिपल वैल्यू ज़्यादा होता है, जिसका टैक्स ज़्यादा बनता है। किराए पर चलने वाली मोटर लॉरी पर डेप्रिसिएशन 30%। भवन पर अतिरिक्त ह्रास कितना है? नन ऑफ दीज है। संपत्ति का व्यवसाय में गत वर्ष में उपयोग 180 दिन से अधिक करने पर ह्रास की दर जो है नॉर्मल रेट लगेगी।
अदृश्य संपत्तियों के संबंध में ह्रास की दर 25% है। ह्रास स्वीकृत होता है सारे स्थायी संपत्तियों पर। पूंजी लाभ उत्पन्न होता है। कैपिटल गेन कब होता है? जब हम कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं, नहीं जब हम कैपिटल एसेट को खरीदते और बेचते हैं तब कैपिटल गेन हमको मिलता है। अंशों की दशा में अल्पकालीन पूंजी लाभ उसी दशा में होगा जब करदाता इन्हें शेयर के केस में 1 साल से कम रखेगा तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, और 1 साल से ज़्यादा रखेगा तो लॉन्ग टर्म होगा। तो 12 महीने से कम रखेगा तो ये शॉर्ट टर्म कहलाएगा, और 12 महीने से अगर ज़्यादा रहेगा तो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। आगे लिखा, अधीन इन पत्रों के परिवर्तन द्वारा अंशों को प्राप्त किया जाता है। इन अंशों की प्राप्ति की लागत क्या कहलाएगी? तो इन अंशों की प्राप्ति की लागत कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन ऑफ डिवेंचर कहलाएगा। लागत वृद्धि सूचकांक वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 447, ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है, इसको आप मत याद कीजिएगा। अभी जो लेटेस्ट में है वो चेंज है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, चेंज होता रहता है, तो इसको आप आज के हिसाब से लेटेस्ट करिएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन सरकार बदलती रहती है, तो आज के हिसाब से आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, तो पुराना छोड़ दीजिएगा। दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना हेतु प्रतिफल मूल्य में से क्या घटाएंगे? कंसिडरेशन प्राइस में कॉस्ट ऑफ एसेट घटाएंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट हम लोग घटा देते हैं। अधिहरासित संपत्तियां 36 माह के बाद हस्तांतरित की जाती है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। आप जानते हैं कि कोई भी एसेट को अगर 3 साल से ज़्यादा, 36 महीना मतलब 12 या 36, 3 साल से लेट बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, और 3 साल से कम बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म। शेयर के केस में 1 साल से कम शॉर्ट टर्म और 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। यहाँ गलत लगा हुआ है क्या? 36 माह के बाद हस्तांतरित की जाए तो ये अल्पकालीन किस होगा? ये लॉन्ग टर्म होगा। ये देखिएगा यहाँ पर लॉन्ग टर्म मारिएगा, बी ये सही है, सी गलत है, यहाँ पे बी सही है। धारा 54 के अंतर्गत कर मुक्त प्राप्ति होती है एक व्यक्ति को और एचयूएफ, 2 ही आदमी को 54 सेक्शन का डिडक्शन मिल सकता है। धारा 54 के अंतर्गत कर मुक्त लेने के लिए करदाता को निवासीय संपत्ति क्रय करनी चाहिए। तो याद रखिएगा 1 वर्ष के पहले या 2 वर्ष बाद, यानी बेचने के 1 वर्ष पहले या बेचने के 2 वर्ष बाद तक अगर वो एसेट ले लेता है तो ये छूट उसको मिल जाएगा। नहीं लेता है तो जितना छूट यहाँ लिया है उसके ऊपर फिर टैक्स लग जाएगा उसका। धारा 54F के अंतर्गत कर मुक्ति निम्नलिखित के हस्तांतरण के संबंध में प्रदान की जाती है। तो आवासीय मकान के अतिरिक्त किसी और संपत्ति, यानी आप अपने रहने वाले घर को छोड़ के कुछ और बेचे हैं, जैसे सोना बेचे, ज़मीन बेचे, और ज़मीन बेच के पैसा हम क्या किए, नए घर में लगा दिए। सोना बेच के नया घर खरीदेंगे तो 54F का डिडक्शन मिलेगा, और पुराना घर बेच के नया घर खरीदते हैं तो फिर ऊपर वाला डिडक्शन मिलेगा। यानी 54F का डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप घर को छोड़ के किसी और संपत्ति को बेच के घर खरीदते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय व्यय नहीं है? कौन सा इसमें सेलिंग एक्सपेंसेज नहीं है? तो एडवर्टीजमेंट पहला ऑप्शन था, दूसरा कमीशन, तो कमीशन सेलिंग एक्सपेंसेज नहीं है, बाकी ब्रोकरेज वगैरह तो लगता है। कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम को निम्नलिखित आय की श्रेणी में रखा जाता है। अगर खेती की ज़मीन को बेचते हैं तो उसको किस में रखा जाता है? तो खेती की ज़मीन किसी में नहीं रहता है, टैक्स फ्री है। निम्न में से कौन सी पूंजी संपत्ति है? इसमें कौन सा पूंजी संपत्ति है? तो बोलता है स्वयं के रहने के लिए रिहायशी मकान, ठीक है। पर्सनल एसेट नहीं होगा, बॉन्ड नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अपना खुद का घर जो है हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम इंक्लूड, इनकम के प्रॉफिट आता है, लॉटरी का इनकम, सब आएगा। इनकम में सब कुछ शामिल होता है, चाहे लीगल इनकम हो चाहे लीगल। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन, तो इनकम टैक्स इंडिविजुअल पर भी लगता है, फर्म पर, कंपनी पर, तो ऑल ऑफ द अबव। इनकम टैक्स रेट आर डिटरमाइंड बाई द, ये आपको सबको मालूम है, बाई द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी CBDT डिसाइड करता है। या बोल सकते हैं फाइनेंस एक्ट, यहाँ पे सही चीज़ होना चाहिए कि इनकम टैक्स का रेट कौन डिसाइड करता है? तो फाइनेंस एक्ट डिसाइड करता है। सही आंसर डी होगा यहाँ पे, फाइनेंस एक्ट। जब बजट बनता है तब तय होता है कि क्या रेट ऑफ टैक्सेस होना चाहिए। आयकर विभाग किस विभाग के अधीन काम करता है? तो CBDT के अंदर काम करता है। CBDT का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। एक शिक्षण संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, किस धारा के अंदर उसका इनकम टैक्स फ्री हो जाता है? तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C, अभी हम लोग देख चुके हैं। हु इम्पोज इनकम टैक्स इन इंडिया, तो जान चुके अभी। सर्वप्रथम कब लगाया गया भारत में? तो 1860 में लगाया गया था सबसे पहली बार। विच ऑफ द, इसमें से डायरेक्ट टैक्स कौन है? तो इनकम टैक्स है, ये तो अब ये सब जान रहे हैं। वर्तमान में कौन सा इनकम टैक्स? फिर से वही आ रहा है, एग्रीकल्चर इनकम वगैरह कुछ सेम है। कुछ इधर का क्वेश्चन जो है ना सेम है, चाय का उत्पादन। आप लोगों के पास है ही कुछ नया इनकम, देखिए ये एक्स्ट्रा आपके पास दिया बता, इसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग देख लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी देख चुके हैं, सारा टॉपिक का क्वेश्चन होना चाहिए।
सेम वही चाय उगाने का है, सब तो सेम ही आ रहा है। हाँ यहाँ देखिए ATG के तहत कितना कटौती मिलेगा। बोलता है एक्स ने एक धर्मांध संस्था में 20,000 का दान किया। एक्स जो है एक धर्मशाला में 20,000 का दान कर दिया, तो 20,000 का दान किया। वर्ष 2015-16 के दौरान ATG के तहत उसको कितना कटौती मिलेगा, तो याद रखिएगा ATG के तहत उसको 7500 का ही कटौती दावा कर सकता है। अब ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 15-16 दिया, ध्यान दीजिएगा, अभी ये बदल सकता है। तो ATG में हो सकता है ये डिडक्शन का अमाउंट बदल गया होगा, इसलिए टैक्स थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है। तो 15-16 सेशन का पूछ रहा है। अभी अगर लेटेस्ट की बात करेंगे तो थोड़ा अपडेट हो जाएगा कितना का डिडक्शन इसमें है। सरचार्ज इज़ पेबल बाय इंडिविजुअल, 1 करोड़ उसमें पुराना ही क्वेश्चन है, 1 करोड़ उसमें था, अभी 50 लाख हो गया। अभी 50 लाख तक ही आपको सरचार्ज दे देना पड़ेगा 10%। तो इसमें कुछ क्वेश्चन पुराने हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनकम टैक्स एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें पुराने क्वेश्चंस के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। एसर्शन रीजन करके भी यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको पढ़ने की जरूरत है, ये सब पढ़िए, बहुत काम का। थोड़ा ध्यान ये दीजिएगा पढ़ते समय कि पुराने क्वेश्चंस को थोड़ा दरकिनार कर दीजिएगा, ठीक है। पुराने क्वेश्चन को आप खुद पकड़ लीजिएगा कि पुराना सेशन का है, वहाँ पे लिखा ही रहता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग को हम लोग देखेंगे। ये इनकम टैक्स को देख लिए, कोस्ट अकाउंटिंग का फटाफट रिवीजन हम लोग कर ले, कोस्ट अकाउंटिंग के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोस्ट अकाउंटिंग में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो बोलता है एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट आर, तो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस तीनों एलिमेंट है। दूसरा बोलता है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये तो ठीक है, लेकिन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बोलता है कोस्ट दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा कोस्ट जो कि प्रोडक्शन बढ़ने और घटने से कोई असर नहीं पड़ता, उसको फिक्स कोस्ट बोलते हैं। और जिसको असर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, ये फिक्स कॉस्ट हो गया। जिसके बाद असर पड़ता है उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। कोस्ट अकाउंटिंग इज, कोस्ट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, नहीं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो कॉस्ट के बाद आता है। लागत जो व्यय होने के बाद किंतु लाभ प्राप्ति के पहले पुस्तकों में लिख दी जाती है उसको बोलते हैं अनरियलाइज कोस्ट। ऐसा कोस्ट जो कि लागत प्राप्ति के लाभ प्राप्ति के पहले ही पुस्तकों में लिख दी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। किसी कारखाने के मजदूर की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए समग्र होंगे। क्या क्या आप अध्ययन करेंगे, तो ट्रेड यूनियन ऑफिशियल, मैरिज एम्प्लॉई ओनली, एजुकेटेड स्टाफ ओनली या ऑल वर्कर, सब के बारे में कोस्ट स्टडी करना होगा। ओरिजिन ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कमियों को दूर करने के लिए कोस्ट अकाउंटिंग का जन्म हुआ था। द हेड ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट कलकत्ता में, सब जानते हैं। विच मेथड ऑफ कोस्टिंग इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में क्या लगता है, तो हॉस्पिटल नहीं, जितने जगह पे सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है ना, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे बस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो हो, सब जगह पे जहाँ सर्विस मिलता है वहाँ पे ऑपरेटिंग कोस्टिंग लगता है। जहाँ पे सर्विसेज मिलते हैं, बिजली कंपनी ऑपरेटिंग कोस्टिंग लगाती है। तो जहाँ जहाँ सेवा बनता है, सर्विसेज तैयार होता है, जहाँ कोई सामान नहीं तैयार होता वहाँ ऑपरेटिंग कोस्टिंग। किसका निर्धारण करते समय सामग्री उपयोग की दर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है, यानी कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि कितना मटेरियल आप यूज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा मैक्सिमम लिमिट, लोअर लिमिट और रीऑर्डर लिमिट, या पढ़े भी होंगे, EOQ में पढ़ना था हम लोगों को। कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट आर जनरली एप्लीकेबल इन केस वेयर, लागत प्लस ठेके सामान्यतः उन दशाओं में लागू होते हैं जहाँ पे अग्रिम, बोलता है अग्रिम में शुद्ध लाभ की गणना संभव नहीं होती है। वहाँ पे बोलता है जितना लागत लगेगा, जैसे बहुत जगह पे देखिएगा कोई सामान आप ऑर्डर करते हैं बता देता है 13,000 में बना देंगे, क्योंकि जानता है 13,000 में उसका लागत कितना है, प्रॉफिट कितना, सब वो जान रहा है। और कुछ जगह पे बोलता है हम 13,000 प्लस कोस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी जो लागत आएगा उसमें 10% जोड़ देंगे हम। अब जो भी लागत आए हमको अनुमान नहीं, तो जहाँ लागत हम नहीं निकाल सकते हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, कोस्ट प्लस प्रॉफिट की बात करेंगे। यानी पीरियोडिक कॉस्ट मीन्स क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। पीरियोडिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। कोस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन, कोस्ट अकाउंटिंग डबल, यहाँ देखिए नहीं लिखा है तो याद रखिएगा कोस्ट अकाउंटिंग भी डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है, सिंगल नहीं, डबल। कोस्ट अकाउंटिंग में भी डबल एंट्री सिस्टम लगता है। आगे बोलता है अंडर इन्फ्लेशन कंडीशन, यानी जब कंडीशन इन्फ्लेशन का होता है तो उस समय में कौन मेथड अच्छा रहेगा, लीफो फीफो, तो याद रखिएगा फीफो, जहाँ मार्केट में हाई रेट रहेगा फीफो मेथड मोस्ट सुटेबल है। व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग द स्टॉक शुड बी वैल्यूड अंडर लीफो मेथड, जहाँ प्राइसेस बढ़ेगा लीफो मेथड लगेगा। द मैक्सिमम बोनस रेट अंडर द हालसे प्रीमियम, 50% से ज़्यादा हालसे प्रीमियम में आप बोनस नहीं दे सकते हैं। कोस्ट ऑडिट इज कंपलसरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। कोस्ट ऑडिट मीन्स ऑडिटिंग द कोस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूसेस, यानी आप बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स। टोटल कॉस्ट
इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज या ओवरहेड। डॉट 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 कॉस्ट आर पार्सली फिक्स्ड एंड पार्सली वेरिएबल इन रिलेशन टू आउटपुट, बोलता है उसको सेमी वेरिएबल, यानी कुछ खर्चे फिक्स होंगे और कुछ खर्चे वेरिएबल होंगे, उसका नाम होगा सेमी वेरिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यू शेप्ड कर्व, इसमें से कौन है जो यू शेप्ड कर्व नहीं होता है? अच्छा, तो एक्स एफ एफ कौन सा होता है पता नहीं, ए बी सी और एम सी तो होता ही है। द फुल फॉर्म ऑफ सी आई एफ क्या होता है? कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट शॉर्ट फॉर्म है। आगे बोलता है उत्पादन की किसी भी मात्रा पर वह राशि जिसके द्वारा कुल लागत बदल जाती है, यदि उत्पादन की मात्रा में से एक यूनिट की वृद्धि या कमी की जाती है तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है उसको मार्जिनल कॉस्टिंग। यानी मार्जिनल का मतलब होता है उत्पादन के बढ़ने से बढ़ेगा और उत्पादन के घटने से घटेगा, उसको मार्जिनल कॉस्टिंग बोलेंगे। कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, मतलब कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ बोलता है लागत लेखांकन में बोगे मानक किस रूप में जाना जाता है? तो बेसिक स्टैंडर्ड के रूप में जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू या अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? प्रैक्टिकली ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो बेस्ड ऑन कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग, कैसे आप रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें जो भी आपको सपोर्टिव होगा वो आप कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ दिया है कि 8000 घंटा, यदि मशीन 8000 घंटा काम करता है और कारखाना ऊपरी पे निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड और एक मशीन का प्रति दर है 8 रुपया, तो 64,000 रुपया खर्च होगा मशीन में। 8000 घंटा मशीन काम करता है और 1 घंटा का रेट 8 रुपया है तो 64,000 रुपया खर्च हो जाएगा। बोलता है अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड्स टू कॉस्ट यूनिट इज़ कॉल्ड कॉस्ट एलोकेशन। आप अपने कॉस्ट को कैसे अलग अलग खर्चों पर चार्ज करेंगे तो बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज इन हॉस्पिटल्स? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अभी तो बता चुके हैं। प्राइम कॉस्ट 16,000 है, मटेरियल 60% है, तो इसका मतलब है कि हम लोग जानते हैं प्राइम कॉस्ट निकलता है 3 चीज़ जोड़ के, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। तो यहाँ एक्सपेंसेस है नहीं तो मटेरियल और लेबर तो लगना ही लगना है। तो मटेरियल अगर 60% है तो 40% लेबर होगा, तो इसका 40% कितना आता है? इसका 60%। प्राइम कॉस्ट 16,000, मटेरियल को अच्छा 60% लेबर का है। मामला तो यहाँ फंस रहा है, तो बड़ा डेंजर चीज़ पूछ दिया। हम लोग तो सीधा सीधा समझ रहे थे, तो टेढ़ा टेढ़ा लेबर का है 60%। इसका मतलब समझिएगा, लेबर को हम लोग अगर मान लेते हैं 100, ठीक है, लेबर हमारा 100 है तो 100 का 60% मटेरियल है, इसका मतलब 160% है ये। अब सोचिए कि 16,000 अगर 160% है तो मेरा 100% कितना होगा? लेबर ही तो निकालना, लेबर हम कितना माने थे? 100%। तो उस हिसाब से 10 से 10, 16 से काटेंगे तो 1000 आएगा, 100 आएगा, और 100 को 100 से गुना करेंगे तो 10,000 आएगा। ये कंडीशन यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमको लगा सीधा सीधा है। अंडर विच ऑफ द कॉस्ट डिफरेंसेस इंटरनेशनल ट्रेड वुड नॉट टेक प्लेसेस, बोलता है कि किस लागत मतभेदों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जा सकता है? तो इक्वल के आधार पर, समान अलग अलग होता है। अब सोचिए लागत का मेथड अलग अलग होता है जिसके कारण परेशानियाँ होती है। सेल्स ऑफ अ फर्म, अगर किसी फर्म का सेल दिया हुआ है 74 लाख रुपए का, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 40 लाख का, फिक्स कॉस्ट दिया है 8 लाख का, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लीवरेज आपके सिलेबस में नहीं था, लीवरेज आप ना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोलता है द फार्मूला Q/2 इज यूज टू कंप्यूट द Q/2 का फार्मूला कब इस्तेमाल करते हैं? यानी क्वांटिटी का एवरेज निकालते कब है? जब हम टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे तब इसका इस्तेमाल करते हैं। द इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेजेज मिक्स इंक्लूड, वेजेज मिक्स के अंदर अगर इंटरनल फैक्टर अफेक्टेड होगा तो इसका जो कूट यूज होगा वो होगा 13/13, ये मतलब 13 यूज़ होगा पहला और तीसरा वाले में, पहला और तीसरा वाला में सही होगा। ये कूट वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछेगा लेकिन पढ़ लीजिएगा। तो इधर बहुत सारा क्वेश्चन है। फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? यील्ड और कैपिटल सेक्रीफाइस हम लोग इसको बोलते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित सूचना के आधार पर वित्तीय तटस्थ, फिर यहाँ फाइनेंशियल बोल रहा है। थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं, ये टॉपिक थोड़ा चेंज है। हाल से प्रीमियम हाल से रोवन भी नहीं है के बराबर आएगा। इस तो देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। इन मार्जिनल कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सब लोग जानते हैं कंट्रीब्यूशन बराबर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ थोड़ा सा गेम क्या है ना, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू होता है सेल माइनस VC, और जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट बराबर होता है C माइनस फिक्स कॉस्ट। यानी कंट्रीब्यूशन में अगर फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो अगर हम सीधा प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएं तो ये भी तो बोल सकते हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट,
और माइनस फिक्स कॉस्ट। अगर ये तीनों को एक साथ घटा देंगे तो प्रॉफिट नहीं निकल जाएगा। तो ये जो दो फार्मूला हम लगाते रहेंगे उस जगह पे हम एक फार्मूला लगा के भी काम चला सकते हैं। तो एक फार्मूले से भी हम लोगों को वही चीज़ निकलेगा जो दो फार्मूला लगा के निकालेंगे। रो 1 का बोलता है रो 1 प्रीमियम प्लान जो है रो 1 प्रीमियम प्लान जो योजना किसका सुधार रूप है, तो हालसे का ही सुधार रूप है। बेसिक कॉस्ट क्या होता है, तो बेसिक कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज जिसको बेसिक कॉस्ट बोलते हैं, उसका प्राइम कॉस्ट भी दूसरा नाम है, उसका दूसरा नाम प्राइम कॉस्ट भी है। तो इधर भी बहुत सारा क्वेश्चन आप पढ़ते चले जाएंगे हालसे का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ग्रुप आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू द बिजनेसमैन, तो ये लेबर, इनपुट, मटेरियल सब देखिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो कैरिंग कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं। लोअरिंग डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है उसमें। EOQ क्या होता है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। होता क्या है कि कितना क्वांटिटी एक बार में हम कम से कम ऑर्डर करें कि हमारा सस्ता पड़े। यहाँ पे कंपनी जाना चाहती है कि कितना क्वांटिटी का ऑर्डर हम एक बार में करें कि सस्ता पड़े, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ABC एनालिसिस का मतलब होता है, ABC का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं मटेरियल का A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मटेरियल सबसे बेस्ट कौन है, उससे नीचे कौन है, उससे नीचे कौन है। इससे हम लोग जो A ग्रेड का मटेरियल होता है उसको ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये मटेरियल बड़ा अच्छा होगा, महंगा होगा, जल्दी मिलने वाला नहीं होगा। B ग्रेड थोड़ा सा उससे नीचे वाले के मटेरियल को रखते हैं, जो सबसे रद्दी मटेरियल होता है उसको C ग्रेड देते हैं। तो हम लोग ग्रेडिंग करते हैं मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए कि किस मटेरियल को कैसे सजा के रखना चाहिए, उसी को हम लोग ABC एनालिसिस बोलते हैं। आप राशन दुकान में भी जाएंगे, जो मटेरियल बहुत महंगा होगा या कम मिलता है उसको शीशे में सजा के रखता है। कुछ मटेरियल जो जनरली सस्ता थोड़ा होता है, अवेलेबल रहता है, उसको दुकान में ही नीचे रख देता है। और कुछ जो है बहुत कम वैल्यूएबल होता है तो उसको बाहर फेंक देता है। बहुत सारा चीज़ को बाहर फेंका रहेगा, बहुत सारा दुकान में रखा रहेगा, बहुत सारा उसका रैक में सजा रहेगा, वो भी शीशे में। तो ये है A ग्रेड वाला शीशा, B ग्रेड वाला दुकान में फेंका हुआ और C ग्रेड बाहर फेंक दिया। तो ABC कंट्रोल हमारा सिस्टम होता है जिसके ज़रिए हम मटेरियल को कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। तो वैसा बहुत सारा क्वेश्चन है। अब कोशिट पूछ रहा है, कोशिट का क्वेश्चन आप जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का कौन सा सही होगा, तो ये तो मारा हुआ है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए इसका क्वेश्चन ही नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछ दिया है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जान रहे हैं, ये मटेरियल यूजेज वेरिएंस है, ठीक है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस हम लोगों को निकालना है। एक्चुअल प्राइस इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। बस कंपनी कौन सा टेक्निक लगाएगा, ऑपरेटिंग। अच्छा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ दिया, इससे आपको पूछ रहा है सारा कैलकुलेट करने के लिए। तो कोशिट अगर आप पढ़े हैं तो बहुत सारा बना सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज़ अ एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल मतलब ही होता है एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। और यहाँ से देखिए कैसे निकलेगा, कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। बोलता है कि असर्टेन द प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो प्राइम कॉस्ट मतलब तीन कॉस्ट को जोड़ते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेज। देखिए मटेरियल यहाँ पे 35,000, लेबर हमारा 25,000, मटेरियल और लेबर कितना हो गया 60,000, एक्सपेंसेज है ही नहीं तो 60,000 आ गया। उसके नीचे क्या है, वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। तो 60,000 में फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है तो फैक्ट्री एक्सपेंसेज जोड़ दिए, 60 और 30 90,000, तो इसमें 90,000 का ऑप्शन होगा, 90,000। और फिर तीसरा बोलता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो 90,000 में फिर क्या जोड़ना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 और 20,000 एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जोड़ दीजिएगा तो 1,10,000। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कोशिश भी बहुत सारा, अगर आपको पता है तो आप निकालोगे। बोलता है AFC कैसे निकालता है, तो TFC बाई क्वांटिटी होता है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस अभी तो देख चुके हैं, मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट घटेगा तो प्रॉफिट आएगा। बाकी इधर भी कुछ क्वेश्चन आपके पास है न्यूमेरिकल, ये सब बनाइए जितना ज़्यादा बना सकते हैं क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें भी है, आप लोग बना लीजिए और देखते हैं हम लोग। कॉस्ट अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मेथड है, कॉन्ट्रैक्ट से हालांकि क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी देख लीजिएगा अगर समय मिलता है तो। आप लोगों का जो टॉपिक है उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन आएगा, मार्जिनल देख लीजिए, मार्जिनल कॉस्टिंग का कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। जो नए लोग जुड़े होंगे उनको दिक्कत होता होगा कि खाली बस ऊपर उड़ा दे रहे हैं, ये सब पढ़ा हुआ चीज़ है इसलिए हम लोग छोड़ दे रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह का सब लोग जिनके पास ये मेरा मटेरियल है वो देख सकते हैं। इसके अलावा बजटरी कंट्रोल है वो भी देख सकते हैं, सब बहुत ईजी है, फटाफट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत। देखिए क्या लिखा है, द कोस्ट दैट डज नॉट फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी ऐसा लागत जो उत्पादन के बढ़ने और घटने से कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। जो असर पड़ता है उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं।
मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, तो बोलता है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड जोड़ देंगे तो मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। बजटरी कंट्रोल का अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ, तो बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन देखिएगा कि क्या क्या बजटरी कंट्रोल के अंदर है, यानी जो कॉस्ट का टॉपिक है हर टॉपिक से इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है, तो थोड़ा प्रैक्टिस मान लीजिएगा तो हर टॉपिक आपका क्लियर होता चला जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमको मैसेज में या तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देंगे, तो उस टॉपिक के ऊपर कल भी एक वीडियो बना के दे देंगे, तो आपका वो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग अगर बहुत फास्ट रिवीजन में देखें तो 2 टॉपिक, चूँकि कॉर्पोरेट हम लोग पहले कर चुके हैं, 2 टॉपिक इधर हम लोग कंप्लीट कर लिए, तो लगभग आपका जो पोर्शन वो कंप्लीट होने की तरफ है। थोड़ा लग जाइए, पेपर 1 भी आपका तैयारी हम करवा चुके हैं, 3 सेट उसके लिए भी अवेलेबल कर चुके हैं, और 3 सेट उसके लिए भी अवेलेबल होने के बाद भी आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे पैर में थोड़ा चोट लगा हुआ, इसलिए हम थोड़ा सा ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, और इसके कारण भी हम बहुत देर खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं, और एक और वीडियो फिर बना के भेजेंगे, जल्द ही आपके पास जाएगा, वेट कीजिए। थैंक यू।